Hi everyone, this is Radhika and welcome to Afterbooks. This video is based on practice questions of basic concepts of chemistry. So let's start. Question number 1. A gas is found to have the formula COX. The value of X is vapor density given है 70. The gas given is CO whole X. तो इसका molecular weight क्या हो जाएगा? कार्बन के लिए 12, ऑक्सीजन के लिए 16 into X. Also vapor density कितनी given है हमें? 70 and molecular weight is equal to 2 into vapor density. तो यहाँ से molecular weight कितना आ गया 140. तो ये और ये दोनों ही molecular weight हैं COX के. इन दोनों equations को equate कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा 12 plus 16x is equal to 140 और यहाँ से x क्या आ जाएगा 5, which is option number 4th. Question number 2. 29.2% weight by weight HCl stock solution given है और उसकी density है 1.25 gram per milliliter. Molecular weight भी given है HCl का. What do we want to calculate? The volume of this stock solution required to prepare 200 ml solution of 0.4 molar HCl. Basically यहाँ पे हमें 2 solutions दिए हैं तो formula कौन सा लगेगा M1V1 is equal to M2V2. जहाँ पे M2V2 क्या है दिस इज M2 0.4 मोलर एंड वॉल्यूम 2 क्या गिवन है 200 मिलीलीटर. बट यहाँ पे M1 और V1 दोनों ही गिवन नहीं है. वी हैव टू कैलकुलेट. तो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं M1 दैट इज मोलैरिटी ऑफ दिस स्टॉक सोल्यूशन. नाउ इन क्वेश्चन वी आर गिवन द डेंसिटी. सो हम वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जिसमें मोलैरिटी और डेंसिटी का रिलेशन है विच इज percentage weight of solute into density, that should be in gram per milliliter, into 10 upon molecular weight. Now percentage weight of solute given कितना है हमें 29.2 weight by weight solution given है which means अगर 100 ग्राम स्टॉक सोल्यूशन है तो उसमें से 29.2 ग्राम सोल्यूट होगा. दैट इज परसेंटेज वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो गया 29.2 इंटू डेंसिटी क्या गिवन है 1.25 इंटू 10 36.5. तो यहाँ से M1 दैट इज मोलैरिटी 1 क्या आ गई 10. नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है कि इस सोल्यूशन का कितना वॉल्यूम चाहिए होगा हमें एक ऐसा सोल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए जिसकी मोलैरिटी 0.4 मोलर है और वॉल्यूम 200 ml है. तो वो कैसे आ जाएगा M1V1 is equal to M2V2. M1 is 10, V1 कैलकुलेट करना है, M2 is 0.4 इंटू V2 is 200. तो यहाँ से V1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.4 इंटू 200 अपॉन 10 that is 8 milliliter which is option number 4th. Question number 3 is given formula में n की क्या वैल्यू है. So n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. इस सारे मॉलिक्यूल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है तो हम क्या करेंगे हर एलिमेंट को उसके रिस्पेक्टिव चार्ज से मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 0 कर देंगे. दैट इज अब यहाँ पे क्या आएगा n इंटू बेरिलियम के ऊपर चार्ज कितना +2 प्लस 2 इंटू एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज कितना +3 प्लस 6 इंटू सिलिकॉन के ऊपर कितना चार्ज आएगा +4 प्लस 18 इंटू ऑक्सीजन के ऊपर कितना चार्ज होता है -2 और ओवरऑल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल के ऊपर 0. तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 2n इज इक्वल टू 6 एंड n इज इक्वल टू 3. दैट इज ये फॉर्मूला क्या है Be3Al2Si6O18. दैट इज द वैल्यू ऑफ n इज 3 और ये क्या है बेराइल मिनरल. क्वेश्चन नंबर 4 इज गिवन कम्प्लेक्स में 19% वाटर है. व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x ओवर हियर. कम्प्लेक्स क्या गिवन है हमें FeSCN होल थ्राइस डॉट x वाटर. पहले हम इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं. ऐसा हमने क्यों किया ये हमें आगे पता लगेगा. आयरन का मॉलिक्यूलर वेट 56 प्लस 3 इंटू सल्फर के लिए 32 प्लस कार्बन के लिए 12 प्लस नाइट्रोजन के लिए 14 प्लस एक वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 तो x वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18x. यहाँ से क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट 230 प्लस 18x
ऑल्सो अगर यहाँ पे हमें परसेंटेज ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है कि इस कम्प्लेक्स में कितना होगा, तो वो कैसे निकलेगा? वेट ऑफ वाटर अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट। इसीलिए यहाँ पे हमने टोटल मॉलिक्यूलर वेट पहले ही कैलकुलेट कर लिया था इनटू 100, और ये हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कितना है कि परसेंटेज ऑफ वाटर कितना है इस कम्प्लेक्स में, 19%। तो ये सारी वैल्यू किसकी इक्वल आ गई? 19 के। तो यहाँ से जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? x will come out to be 3, दैट इज ये कॉम्प्लेक्स कौन सा है? FeSCN होल थ्राइस डॉट 3 वाटर, विच इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 5, इस रिएक्शन के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? अगर हम ऑप्शंस देखें तो हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं? एल्यूमिनियम के मोल्स या HCl के मोल्स की बात कर रहे हैं और हाइड्रोजन के वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। दिस इज द रिएक्शन गिवन। तो अगर इस रिएक्शन में हम देखें, जब 6 मोल्स HCl के कंज्यूम हो रहे हैं तब 3 मोल्स H2 के फॉर्म हो रहे हैं। अब ऑप्शंस में हमें H2 के वॉल्यूम की बात की है, तो यहाँ पे हम इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लेंगे। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 3 इंटू 22.4 लीटर्स, और ये कितने मोल्स के लिए है? 6 मोल्स के लिए। तो 1 मोल HCl के लिए H2 का कितना वॉल्यूम हो जाएगा? 3 इंटू 22.4 अपॉन 6, विच इज 11.2 लीटर्स। तो मीन्स 1 मोल HCl जब कंज्यूम हो रहा है तो 11.2 लीटर H2O फॉर्म हो रही है। ऑप्शन नंबर 1 की क्या स्टेटमेंट है कि 11.2 लीटर H2 गैस फॉर्म हो रही है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जब 1 मोल HCl कंज्यूम हो रहा है। सो दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 2 अगर देखें यहाँ पे क्या गिवन है हमें, इन्होंने मोल्स की जगह पे डायरेक्टली लीटर लिख दिया है कि जब 6 लीटर HCl कंज्यूम हो रहा है तो 3 लीटर H2 गैस फॉर्म हो रही है। ये बिल्कुल ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें पता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर हर गैस 22.4 लीटर्स वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, और यहाँ पे ये जो 6 और 3 है ये नंबर ऑफ मोल्स गिवन है HCl और H2 के, ना कि लीटर्स। सो ऑप्शन नंबर 2 तो एक इनकरेक्ट ऑप्शन है। इन ऑप्शन नंबर 3, 33.6 लीटर H2 is produced regardless of temperature and pressure for every mole of Al that reacts। तो यहाँ पे जब 2 मोल्स एल्यूमिनियम के कंज्यूम हो रहे हैं तो अगेन 3 मोल्स H2 के फॉर्म हो रहे हैं, दैट इज 3 इंटू 22.4 लीटर्स। तो जब 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कंज्यूम हो रहे हैं तो 3 इंटू 22.4 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। 1 मोल एल्यूमिनियम कंज्यूम होने पे 3 इंटू 22.4 अपॉन 2 लीटर H2 गैस प्रोड्यूस होगी, दैट इज 33.6 लीटर H2 गैस। बट ये कब है? दिस इज ओनली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। बट इन ऑप्शन नंबर 3 क्या गिवन है हमें? रिगार्डलेस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। सो दिस इज ऑल्सो एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज यहाँ पर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4, 62.7 लीटर H2 gas is produced at STP for every mole of Al that reacts। ये तो गलत स्टेटमेंट है बिकॉज यहाँ पे कितना फॉर्म हो रहा है? 33.6 लीटर H2 गैस फॉर्म हो रही है। सो द करेक्ट स्टेटमेंट इज ओनली स्टेटमेंट नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, 5 ग्राम CaCO3 that is calcium carbonate completely reacts with। When CaCO3 that is calcium carbonate reacts with hydrochloric acid तो क्या बनता है? CaCl2 प्लस H2CO3। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट कितना? 100 ग्राम्स, और यहाँ पे एक HCl मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूलर वेट 36.5, तो 2 मोल्स का क्या हो गया? 2 इंटू 36.5, दैट इज 100 ग्राम्स CaCO3 है जब, तब कितना HCl यूज हो रहा है? 73 ग्राम्स HCl। क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है कि 5 ग्राम CaCO3 कंप्लीटली कितने ग्राम HCl के साथ रिएक्ट करेगा। तो 5 ग्राम के लिए पहले हम 1 ग्राम निकालते हैं by unitary method। for 1 ग्राम CaCO3 कितना चाहिए HCl? 73 upon 100 ग्राम। तो for 5 ग्राम CaCO3 HCl कितना चाहिए होगा? 73 upon 100 into 5,
that is 3.65 grams HCl. That is option number 2. Question number 7. An alkaloid contains कितने परसेंट नाइट्रोजन? 17.28% और उसका मॉलिक्यूलर मास भी गिवन है that is 162. तो इसमें नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे इन 1 मोल ऑफ एल्कलॉइड? निकालना क्या है? नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स कितने प्रेजेंट होंगे? तो लेट द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम्स प्रेजेंट बी x. तो नाइट्रोजन एटम्स का टोटल मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक नाइट्रोजन एटम का 14, तो x नाइट्रोजन एटम्स का 14x. यहाँ से अगर परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन हमने कैलकुलेट करनी है कि अल्कलॉइड में कितनी होगी, तो वो क्या निकलेगी? वेट ऑफ नाइट्रोजन अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर वेट. टोटल मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 162 इंटू 100 और ये परसेंटेज नाइट्रोजन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन कितनी है? 17.28. तो ये सारी वैल्यू इक्वल हो गई 17.28 के. ऑन सॉल्विंग दिस x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2. That is 2 nitrogen atoms are present in 1 mole of the alkaloid, which is option number 1. Question number 8. एक मिक्सचर X given है 0.02 मोल CuNH3 होल 5 SO4 Br का एंड 0.02 मोल CuNH3 होल 5 Br SO4 का, और ये कितने लीटर सोल्यूशन बना? 2 लीटर सोल्यूशन. इस सोल्यूशन का एक बार 1 लीटर हम ट्रीट करते हैं एक्सेस AgNO3 के साथ और Y फॉर्म होता है, और 1 लीटर मिक्सचर ट्रीट करते हैं BaCl2 के साथ और Z फॉर्म होता है. यहाँ पे Y और Z जो फॉर्म हुए उनके नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे? इन दोनों का मिक्सचर गिवन है और दोनों के मोल्स कितने लिए हैं? 0.02 और 0.02 मोल्स लेके कितने लीटर सोल्यूशन बना है? 2 लीटर सोल्यूशन. तो अगर 2 लीटर सोल्यूशन में 0.02 मोल्स हैं तो 1 लीटर सोल्यूशन में कितने मोल्स होंगे? 0.01 मोल्स. सिमिलरली इस कम्प्लेक्स के भी 1 लीटर में कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे? 0.01 मोल्स. जब इन दोनों के मिक्सचर को हम एक बार रिएक्ट करवाते हैं AgNO3 से और एक बार रिएक्ट करवाते हैं BaCl2 से. So this test is also used to distinguish between these two complexes. AgNO3 के साथ क्या होगा? सिर्फ ये वाला कम्प्लेक्स रिएक्ट करेगा और ये क्या बन जाएगा? C. जो कम्प्लेक्स के अंदर हैं स्पीशीज उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा. जो यहाँ पे कम्प्लेक्स के बाहर आयन प्रेजेंट है सिर्फ ये आयन एक्सचेंज हो सकता है. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CO NH3 होल 5 SO4. यहाँ पे आयन्स एक्सचेंज हो जाएंगे. Br की जगह पे NO3 प्लस साथ में क्या फॉर्म हो जाएगा? AgBr दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड. यहाँ से Ag और यहाँ से Br. तो अगर 1 लीटर सोल्यूशन में इसका 0.01 मोल्स थे तो इसके भी यहाँ पे कितने मोल्स होंगे? 0.01 मोल्स. सिमिलरली जब हम इस मिक्सचर को रिएक्ट करवाते हैं विद BaCl2 तो सिर्फ this complex reacts with BaCl2 and again SO4 is exchanged by Cl. तो ये क्या बन जाएगा? CO NH3 होल 5 Br और बाहर क्या लग गया अब यहाँ पे? Cl प्लस साथ में क्या बना? BaSO4. नाउ अगर इस कम्प्लेक्स के 1 लीटर सोल्यूशन में 0.01 मोल्स थे तो यहाँ पे ये जो बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ इसके भी कितने मोल्स हैं? 0.01 मोल्स. तो यहाँ पे Y क्या है? Y is AgNO3 and Z is BaSO4 and जो नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म हुए Y and Z के that is 0.01 and 0.01 that is option number 1. Question number 9. इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड मास परसेंट दिए हैं कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के 40.57, 8.53 एंड 23.65 रिस्पेक्टिवली, और जितने भी बाकी परसेंटेज बची वो किसकी है? ऑक्सीजन की. मॉलिक्यूलर मास गिवन है कंपाउंड का दैट इज 59. क्या करना है यहाँ पे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिराइव करना है. तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कार्बन कितनी गिवन है? 40.57, हाइड्रोजन 8.53, नाइट्रोजन 23.65. तो यहाँ से परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन क्या आ जाएगी? 100 माइनस 40.57 प्लस 8.53 प्लस 23.65
which comes out to be 27.25%. Now for calculating the molecular formula हमारे पास कुछ steps होते हैं. सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे. यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट्स, देन लिखेंगे इनकी कितनी परसेंटेज प्रेजेंट है उस गिवन कंपाउंड में. इसके बाद स्टेप 3 में वी हैव टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेशो. एटॉमिक रेशो के लिए क्या करेंगे, मास परसेंटेजेस को डिवाइड करेंगे एटॉमिक वेट से. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40.57 अपॉन 12, ये आ जाएगा 8.53 अपॉन 1 एंड ये आ जाएगा 23.65 अपॉन 14. सिमिलरली दिस बिकम्स 27.25 अपॉन 16. ये वैल्यूज कितनी आ गई 3.38, 8.53, 1.69 एंड 1.70. फिर कैलकुलेट करते हैं हम सिंपलेस्ट रेशो. इनमें से जो मिनिमम वैल्यू आई है उसको सबके साथ यहाँ पे डिवाइड कर देंगे. तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू किसकी है सबसे 1.69. तो 3.38 अपॉन 1.69, 8.53 अपॉन 1.69, 1.69 अपॉन 1.69 इज 1, 1.70 अपॉन 1.69. तो यहाँ पे ये कितना आ गया 2, 5, 1 एंड 1. और इसी को हम बोलते हैं सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो. मतलब यहाँ पे कार्बन के एटम्स हैं 2, हाइड्रोजन एटम्स हैं 5, नाइट्रोजन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 1. तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बना C2H5NO. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 10th, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर 1, बोथ द वैल्यूज 18.345 एंड 18.335 आर राउंडेड ऑफ टू 18.34 बाय कन्वेंशन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. सेकंड स्टेटमेंट, average atomic mass depends on the atomic mass and fractional abundance of each isotope. This statement is also correct because जब भी हम average atomic mass calculate करते हैं किसी भी element का तो उसके लिए हम क्या करते हैं जितने भी isotopes होते हैं उनके atomic masses को multiply करते हैं with their fractional abundance. Option number 3, molality does not depend on temperature. ये भी एक correct statement है because molality होती क्या है, moles of solute upon mass of solvent in kg. Because यहाँ पे जो mass है that is independent of temperature, therefore molality is also independent of temperature. So because यहाँ पे सारे के सारी ही statements correct हैं, so option number 4th is the correct option. So this is it for this video.